सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी भाई बहन हैं हमारा नमस्कार। आज हमने उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो वास्तव में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आए हुए थे और उनको हमने एमसीक्यूज फॉर्म में लिया और लाने के बाद आपके सामने वो क्वेश्चन हाजिर करेंगे। इनके लिए पहले तो अगर आपके पास पेन और पेंसिल कॉपी नहीं है तो उठा लीजिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो आप पेन पेंसिल कॉपी अपनी ले लीजिए, फिर हमारी आपकी चर्चा होगी जबरदस्त। बेस्ट बैच चलेगा, क्वेश्चन एकदम आग फेंकेंगे, आग। तो देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन से कलेक्ट किए गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो यूनिवर्सिटी के जो एमटेक और गेट एग्जामिनेशन जो होता है वहाँ से भी उठाए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन का स्लॉट मैं आज आपको दूंगा। तो सभी का हमारा इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन। तो ये आपका बहुत ही बूस्टर डोज वाला क्लास चलेगा और इस बूस्टर डोज वाले क्लास में आपको पेन नहीं लेना है, पेन नहीं लेना है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन करने हैं लेकिन परेशान नहीं होना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये नहीं आए तो पेशेंस खोना नहीं और आए तो उतावले नहीं होना है। दोनों बातें, अगर आए तो उतावला नहीं होना है और नहीं आए तो पेशेंस को खोना नहीं है। ठीक है, चलिए हम हर क्वेश्चन का जवाब आपको बेहतर ढंग से देने की कोशिश करेंगे और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से करिएगा, अच्छे ढंग से करिएगा। द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम employed in the इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। ये क्वेश्चन भी पीजीटी में बहुत आता है कि द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो कौन सा रीजन है जो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अप्लाई होता है। तो आज ही याद कर लो कि ESR में हमेशा, आपको पहले मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एक मैग्नेटिक रेजोनेंस मानी जाती है। सुन लीजिए पूरी बात। और इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट की एक्टिविटीज होती है वो हमेशा माइक्रोवेव रेडिएशन पर बिलोंग करती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इरेडिएट करते हैं माइक्रोवेव रेडिएशंस के। तो यहाँ पर आपने जवाब बहुत बेहतर दिया है, बहुत बेहतर दिया है कि यहाँ माइक्रोवेव आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जब भी होती है तो वहां पर आप ध्यान दे लीजिए, इस बात को नोट भी कर लीजिए, ठीक है, कि हाई फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेटिंग कैविटी होती है उसमें स्लो वेरिएंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो बन जाती है, वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा इरेडिएटेड होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इरेडिएटेड होते हैं वो बाय यूजिंग द माइक्रोवेव रेडिएशन होते हैं। इस क्वेश्चन पर लगाओ सब लोग इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत कहना कि सर क्वेश्चन सरल था या कठिन था, क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ बात ये आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सरल कठिन की कोई बात नहीं है, यहाँ बात होगी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट मीन्स हमारा, इंपॉर्टेंट का मतलब हमारा हमेशा अच्छे से होता है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ मतलब हमारा बिल्कुल नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट का मतलब आ गया। इंपॉर्टेंट का मतलब क्वेश्चन का लेवल होगा, क्वेश्चन बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, ये बात आप नोट करिए, अच्छे ढंग से नोट करिए। और चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कूदा फांदी बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो समझ लेना कि मैं भी कूदा फांदी करूंगा, फिर समझ लेना। हाँ, आप छत से कूदोगे, मैं 25 मंजिल से कूदने की हिम्मत रखता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हा रसगुल्ला, इतना मस्त क्वेश्चन है कि यूपी पीजीटी इस बार इसे उठा लेगा, मानेगा नहीं, ये बात ध्यान देना। The 2s orbital of hydrogen atom has radial node। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। द 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब समस्या ये आएगी कि यहाँ पर आपको जो वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा था वहां पर फार्मूला जब तक नहीं पता होगा तब तक सिर दीवार में मारने के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं। यानी सबसे पहला उद्देश्य मैंने हमेशा बोला है कि फार्मूले को जरूर पढ़िए, फार्मूला जरूर याद करिए।
अब मैं दूसरा क्वेश्चन, मैंने ऐसे क्वेश्चन स्लॉट सेट किए कि आपको दूसरा दिखाई नहीं देगा, दिमाग दूसरे पे लगाओ, दूसरे पे दिमाग लगाओ, ये करने ही नहीं दूंगा। मैं घोड़े की तरह, जब घोड़ा चलता है ना, उसमें तांगे के अंदर, तांगा समझते हो ना, तांगे के अंदर तो उसके पट्टा लगा दिया जाता है, जिससे सड़क पर उसे दूसरी चीज ना दिखाई दे। दूसरी चीज दिखाई देगी तो दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी घोड़ा दिखाई दे गया, उसको अपने फैमिली का कोई दिक्कत कर देगा वो। तो इसीलिए जो है उसे रास्ता दिखाई दे, अर्जुन की तरह में आंख दिखाई दे, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन का स्लॉट ही नहीं डाला अभी। जब सरल आएंगे तो डालूंगा, सरल आएंगे तो डालूंगा, ठीक है। चलिए, द 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज द रेडियल नोड एट 2a, ठीक है, बिकॉज 2as इज प्रोपोर्शनल टू। अब समस्या यहाँ है, बताइए अनिल, फार्मूला आपको पता है अनिल जी? अनिल जी फार्मूला पता है आपको? नहीं पता, चलिए फार्मूला मैं लिख देता हूँ। 2s का लिए जो फार्मूला होता है, याद कर लो, कहीं लिख लो, साई 2s इज इक्वल टू होता है, मैंने जब फार्मूले की स्लॉट दी थी और आपको बताई थी तो उसमें कहा था, तो लग रहा है आप लोगों ने ध्यान नहीं दिए, ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर 4 और अंडर रूट में यहाँ पाई ले लेना, ब्रैकेट में जेड में पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, यहाँ ए नॉट की पावर, या तो रूट में लो इसे या पावर हाफ डालो, दो में से एक काम करना, और 2 माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर जो पावर जाएगी ऊपर, अगर ऊपर पावर देख पाओगे तो यहाँ जेड आर अपॉन ए नॉट भी लिखते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है जेड टी भी लिखते हैं। इस तरीके की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है, तो फिर मैं फिलहाल तो जेड आर ही लिखूंगा, ठीक है, जेड आर अपॉन ए नॉट लूंगा, जेड आर अपॉन ए नॉट, कुछ लोग जेड टी भी लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से चलिए। अब ये बताओ कि अगर 2s के नोड निकाले जाए 2s के, तो n माइनस एल माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1, हाँ 2 माइनस 0 माइनस 1, इसका नोड आ रहा है 2s पर, आपका n की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पर वैल्यू n माइनस एल माइनस 1 L0, तो यहाँ पर आपका एक नोड आना चाहिए, एक नोड आना चाहिए। रुक जाइए, तसल्ली करिए, तसल्ली कर लीजिए, थोड़ी सी तसल्ली कर लीजिए। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के अंदर तो 2s ऑर्बिटल होती नहीं है, यानी H इज इक्वल टू 1s, वहीं पे खत्म हो जाता है, 2s 0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये 1 वैल्यू नहीं रखी जाएगी, तो उस समय 2s की वैल्यू बच्चा 0 हो जाती है, मतलब यहाँ 2s की वैल्यू आपको 0 रखनी पड़ेगी। और जब आप 2s 0 रखोगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और जब यानी कि समस्या अब आपके सामने एक आ जाएगी बहुत बड़ी, जब साई 2s 0 रखोगे तो उस कंडीशन में होगा क्या, ये पूरा फैक्टर जो आपको दिख रहा है ये 0 के बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। यानी हम लोग इसे ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं सिंपल वे में, अगर बोलने की कोशिश करें तो कैसे बोलेंगे बताइए, आप कोई लोग बताएंगे? बताएंगे। यहाँ पर हाफ रूट में रहता है ये, थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है यहाँ 3/2 है, रुक जाइए कैलकुलेशन कर लें तब समझेंगे, यहाँ 3/2 होगा, 3/2 ही होगा, 1/2 क्योंकि रूट में नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, जरा समझना, अगर मान लीजिए साई 2s इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिए, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2 माइनस जेड आर, 2 माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट की वैल्यू हमारी हो जाती है इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू उस कंडीशन में जब ये 0 होगा तो ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी, और जब ये बराबर हो जाएगी तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। और जब ये पूरा फैक्टर, हाँ 3/2 होगा, सही है, समझ में आ गया, थोड़ा सा हमें लगा कि गड़बड़ कर रहे हैं इसीलिए हम रोका। अब यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, इसे सॉल्व करके देखेंगे, तो सॉल्व करके ये आएगा, इस वैल्यू को इसको इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा जेड आर अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर लाइए तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। जब ये 2 के बराबर हो गया तो इसका मतलब आपका r जो है वो r वैल्यू हो जाएगी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, r z की वैल्यू तो 1 कर दो, z इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास केवल बचेगा आपका 2 और a बचेगा, 2a नॉट बचेगा, 2a नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फार्मूले में उठा के 2a नॉट रख दें ऊपर वाले में, इस वाले में 2a नॉट रख दें, तो फिर आंसर हमारा ये वाला सेट हो जाएगा।
3s के लिए 0 नहीं है, 2s के लिए 0। हाइड्रोजन में 2s होती नहीं जगमोहन जी, हाइड्रोजन में 2s नहीं। वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन फॉर 2s ऑर्बिटल विल नॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज 2s ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट। तो रुक जाइए, पहले पूरा सॉल्व हो जाने दीजिए तब हम आगे बढ़े। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि r इज इक्वल टू 2a0 हो गया, और r इज इक्वल टू 2a0 जब आप इस फार्मूले में रखोगे, इस फार्मूले में रखोगे तो यहाँ कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर रखिए आप, यहाँ पर z की वैल्यू रखिए, तो 2 माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट हमारे पास में जो बचेगा, इसकी वैल्यू टोटली हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हमारा फिर सी यहाँ पर राइट होगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं पूरा क्वेश्चन, एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। इस तरीके से समझिएगा दोबारा आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, सबसे पहला काम, देखिए छोड़ दीजिए पूरा, दोबारा भूल जाइए दोबारा। सबसे पहला काम साई 2s इज इक्वल टू, समझना ध्यान से, साई 2s इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये पूरा फैक्टर हमने रखा और पूरी वैल्यू को हमने इस तरीके से माना, ये वैल्यू पूरी हमने ऐसे मानी, ऐसे ये माना, ये हमने फार्मूला कहीं लिखिए, इसे कहीं लिख लीजिए जल्दी से इस फार्मूले को। ठीक है, अब हमने क्या काम किया कि अगर ये जो पूरा फैक्टर है एक्चुअली में e की पावर में होता है, ये वैल्यू पूरी e की पावर में होती है, और जब लॉग के बेस में, हमने लॉग को यूज नहीं किया, लॉग के बेस को हमने यूज नहीं किया, इसलिए e की पावर में हमने इस वैल्यू को डाल दिया। और हाइड्रोजन एटम के लिए साई 2s की वैल्यू आप 0 याद कर लो। जब साई 2s की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर जो हमने कंसीडर किया, इस पूरे फैक्टर को किस तरीके से कंसीडर किया, इस तरीके से कंसीडर किया, 2 माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हमने कंसीडर कर लिया। जब इसको 0 कंसीडर कर लिया तो इसका मतलब जेड आर अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब ये 2 हो गया तो मीनिंग निकल करके आया आर इज इक्वल टू 2a0 बचा। अब आप जानते हैं कि इस वैल्यू को उठा करके हमने इस फार्मूले में रख दी, इस फार्मूले में रखा, यहाँ पर इस फार्मूले में रखा तो z की वैल्यू तो यहाँ 1 हो गई, r वैसे ही था, a0 हमने एज इट इज रख दिया, तो यहाँ r अपॉन a0 हो गया, 2s वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा 2 माइनस r अपॉन a0 हमें फार्मूला मिल जाएगा। और ये फैक्टर पूरा ऑलरेडी आपका 0 के बराबर हो ही चुका है, जिसकी पावर 0 वो वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो वो वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा माइंड सेटअप करके रखिएगा, एक आधे ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। द सिस्टम फॉर विच, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला, द सिस्टम फॉर विच एनर्जी इज इंक्रीजेस क्वाड्रेटिकली विद द क्वांटम नंबर एन। बड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन इज नॉट ए टिपिकल, क्वेश्चन टिपिकल नहीं, लेकिन हाँ इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल बनी। ठीक, द सिस्टम फॉर विच एनर्जी ई इंक्रीजेस क्वाड्रेटिकली विद क्वांटम नंबर। तो आपको क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिरकार क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन पहले ये बताइए क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, समझिए अर्चिता, समझिए कहना क्या चाह रहा है। आपको क्वेश्चन ये बताने की कोशिश कर रहा है 25 में का कि आपने कैसे, अ सिस्टम फॉर विच एनर्जी ई इंक्रीजेस क्वाड्रेटिकली, क्वाड्रेटिकली का मतलब है कि लोएस्ट एनर्जी किसी भी बॉक्स की 1 डायमेंशनल में पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विद द क्वांटम नंबर, यहाँ लिख देता हूँ द लोएस्ट पॉसिबल, द लोएस्ट पॉसिबल, बुद्धि हिला देंगे इसलिए परेशान ना होना, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी अगर मानते हो, एनर्जी मानते हो इन एनर्जी इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। वेरी गुड अर्चिता सेन, वेरी गुड, बहुत सुंदर फार्मूला आपने दे दिया। आप हमें डायरेक्ट लिखूंगा एच स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 8ma², ठीक शाबाश, एल भी लिख सकते हो, मैंने ए लिख लिया है। अगर यहाँ पर एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ 2 स्क्वायर, तो एन स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप यहाँ 2 स्क्वायर कर लेना, आपने फार्मूला बताया है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो ये टोटल बना 4 एच स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा 8ma² बन जाएगा। और जब आप इसको क्वाड्रेटिकली इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब एनर्जी लेवल क्वांटम नंबर जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा। और हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है, हार्मोनिक ऑसिलेशन,
हार्मोनिक ऑसिलेशन जब भी कंसीडर होंगे तो En इज इक्वल टू n प्लस 1/2 एच न्यू भी रखते हैं और एच ओमेगा भी रखते हैं कुछ लोग, तो हम ओमेगा लेंगे क्योंकि अधिकतर किताबों ने ओमेगा ही कंसीडर किया है। अब इस वैल्यू को तभी हम कंसीडर करते हैं जब पार्टिकल वन डायमेंशन, हालांकि इतनी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इतने डेरिवेशन की जरूरत नहीं, केवल पहली लाइन क्लियर हो जाए कि एनर्जी लोएस्ट क्वाड्रेटिकली तभी इंक्रीज करती है जब पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में होता है। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सिस्टम की एनर्जी क्वाड्रेटिकली तभी इंक्रीज करती है जब आपका जो पार्टिकल होता है वो वन डायमेंशन में होता है और क्वांटम नंबर n की वैल्यू जो होती है, या तो आप 2 रख करके देख लीजिए और n की वैल्यू 1 रख करके देख लीजिए, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिकली का मतलब फोर्थ पार्ट हो गया ना अर्चिता, और फोर्थ तभी आएगा जब n का स्क्वायर करोगे, यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तभी 4 आएगा। यहाँ n की वैल्यू अगर आप 1 रख करके भी देखोगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है कि हाई एनर्जी जो होती है, अगर क्वांटम नंबर 1 रखोगे तो इंक्रीज नहीं करेगी, अगर क्वांटम नंबर 2 रखोगे तो क्वाड्रेटिकली आंसर मतलब n का स्क्वायर 4 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा एक्चुअली में कर ले रहे हो, आप समझ में आपको जरूर आ रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है। इसलिए मैंने कहा अब आप लोग जितने भी लोग हैं वो सभी लोग चैप्टर्स तो अपने आप ध्यान से पढ़िए। अब मैं जितने मैंने बोला टिपिकल क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए वो क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अब आप एक कॉपी जरूर लेकर के बैठा करिए और उस कॉपी में उन कठिन क्वेश्चनों को नोट किया करिए। उन कठिन, अब ये मत करना सर पीडीएफ डाल देना, सब काम अनुसार पे मत छोड़ो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप 1 घंटा बैठते हो हमारे साथ, पेन कॉपी पड़ोस में रहे, हमसे कहिए कि सर 1 मिनट आप स्लाइड रोकिए, हम लिख लें, लिख लीजिए। ये जिम्मेदारी है। बना हुआ चम्मच से खाने की आदत छोड़ दीजिए, हमेशा अपने आप खाने की आदत डालिए, यानी कि तब आपको याद भी रहेगा। समय गवाओगे, जब समय खराब होगा एक एक क्वेश्चन पर तो आपको जरूर वो क्वेश्चन याद रहेगा। और पीडीएफ जब आपको मिल जाती है तो फर्राटे से देख लेते हो। 99% लोग पीडीएफ के चक्कर में 99% लोग पीडीएफ के चक्कर में आज तक पीजीटी नहीं निकाल पाए। वो सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं, सर छोड़िए पीडीएफ दे दिए। अब पीडीएफ उन्होंने उठा ली, रखी है, पढ़ लेंगे, पीडीएफ तो पड़ी है सर की, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पीडीएफ बेचारी पड़ी रहती है और वो अपना कोचिंग ट्यूशन में मस्त रहते हैं। तो इसलिए आप इसको कतई बुरा ना मानिएगा, मेरे शब्दों को बुरा मत मानना, जो सत्यता है वो बोलनी पड़ेगी और वो झेलना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि बैंड थ्योरी प्रिडिक्ट द मैग्नीशियम इज एन इंसुलेटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा आज, मतलब है किससे, केमिकल बॉन्डिंग से, लेकिन अब केमिकल बॉन्डिंग भी घुस रही है इसके अंदर और थोड़ा सा सॉलिड भी इसके अंदर समा रहा है। तो अब इसका जवाब क्या होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश भी करूंगा और समझाने की भी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बात कर रहे हैं, तो आप ये जानते होंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या जवाब देना चाहिए। बताए कौन स्टूडेंट बताएगा इसका जवाब, बताइए कोई बताएंगे। 4 का सी बता रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम कह रहे हैं बैंड थ्योरी प्रिडिक्ट द मैग्नीशियम एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। अनिल समझना, सभी लोग समझिए यार, मस्त रहिए, खुश रहिए, परेशान कतई मत होइए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गया, और 3p की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 3s और 3p के एनर्जी लेवल लगभग बराबर है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर ये 3s ऑर्बिटल है, ये 3s ऑर्बिटल है, इसको ओवरलैप करती हुई ऑर्बिटल ये आपकी 3p हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसको हम कंडक्शन बैंड बोल सकते हैं। ये हमारा कंडक्शन बैंड होता, आ जाइए सॉलिड में, कंडक्शन बैंड। और ये हो जाता है हमारा कौन सा, बैलेंस बैंड। आपने पढ़ा ना सॉलिड स्टेट में बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में 3s में यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, और 3p में यहाँ पर कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये कंडक्टर तभी बन पाएगा जब ये एक्साइटेड होकर के इलेक्ट्रॉन ऊपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात ये हुई कि 3s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है
और 3p ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है। इसका मतलब है एक स्मॉल एनर्जी डिफरेंस 3s और 3p के बीच में है। इसका मतलब वो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। तो क्वेश्चन में आंसर आया इन प्रैक्टिस इट एक्ट एज ए कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फील्ड 3s ऑर्बिटल ना ओवरलैप आएगा, यानी कि ओवरलैप ऑफ 3s एंड एम्प्टी 3p ऑर्बिटल। बैंड थ्योरी यही कहती है कि ओवरलैपिंग के कारण ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ट्रांसफर वो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आई आपको बात? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो बताएं। आप समझ में आ गया? रविंदर जी, मनु उपाध्याय, अनमोल, अर्चिता, जगमोहन जी, बात मेरी समझ में आई, कुछ नहीं आई? यस और नो में जवाब दीजिए। अजय प्रताप, क्वेश्चन बताओ यार, क्वेश्चन में घुमाव है नहीं, मतलब ईमानदारी से बताना, खाली लंबी ना खींचना। आज मैंने 3 घंटे बैठा हूं, आज 3 घंटे बैठा हूं सुबह से, और छुट्टी थी आज। उसके बाद मैंने कम से कम 5 यूनिवर्सिटी पेपर को देखा। उसके बाद मैंने उनके मॉडल पेपर देखा। मेरी बेटी खुद जो है वो ग्रेजुएशन कर रही है, इसलिए उसका भी मॉडल पेपर मैंने खुद उसको केमिस्ट्री पढ़ाया था। तो ये चीज मैंने जब सब चीजों को नोट किया, फिर मैंने पीजीटी के मॉडल पेपर, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद है कि कहाँ कौन सा है, तो मुझे लगा यार, तो और यूनिवर्सिटी को खंगाला मैंने देखा, तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार ये गलती क्यों हो रही है। सिलेक्शन रुकने का मतलब ही यही था लोगों का कि लोग 11th-12th पे फंसे हुए हैं, 11th-12th पे ही फंसे हुए हैं, वहीं खत्म हुए चले जा रहे हैं, उन्हीं की किताबों में खत्म हुए चले जा रहे हैं। तो तब जा करके ये सब चीजें मैंने कलेक्ट करके आपको दी कि भैया देखो इन्हें, यहाँ भी ध्यान दो, जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं उन्हीं के ऑब्जेक्टिव बन जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर वो पेपर 15 से 20% भी ऐसा हो रहा है, तो वो 15-20% तो आपके लिए वरदान हो जाएंगे भैया, वरदान, ये मान लो आप। तो 10-15% पेपर अगर आपने, अब आप उठा करके, मैं देख रहा हूं तो वही एस्टर पूछ रहा है, वही रिएक्शन पूछ रहा है, वही चीची बाबिन पूछ रहा है, वही लैम्बर्ट पियर लॉ पूछ रहा है, वही आपका क्लेसियस क्लेप्रियन पूछ रहा है, वही क्लेप्रियन पूछ रहा है, वही जूल थॉमसन पूछ रहा है, वही डोहेम इक्वेशन पूछ रहा है, वही आपसे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे सब तो वही पूछ रहा है यार, कोऑर्डिनेशन से एक एक क्वेश्चन बीएससी का उठा के डाल रहा है पीजीटी में। तो अब लेबल कठिन नहीं है, हाँ लेबल कठिन नहीं है, लेकिन कठिन है उसको समझना, और कठिन है उनके क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन में लेना। तो ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है? तो ये चीजें मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत करने के लिए समय चाहिए होता है। देखिए क्वेश्चन ये वाला तो आंसर लगा हुआ है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को मैंने उठाया, तो बहुत सारी चीजें, इस क्वेश्चन को उठा के मैंने जब यहाँ रखा, तो इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज दिखाई दी। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम इन ClF4 नेगेटिव, वो सॉरी पॉजिटिव। तो इस पर जब क्वेश्चन पूछा गया, तो इन्होंने जवाब तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिया मुझे, ठीक है, इसमें आंसर लगा हुआ है, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, आंसर ऑलरेडी पहले से पैक है। तो अब आपको यहाँ पर आंसर बताओगे सर इसमें तो आंसर दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे शेप पूछी जाती तो क्या होता, तो डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर मान लो ज्योमेट्री नहीं पूछी जाती, पेपर इसकी शेप के बारे में बात करने लगे, तो उस समय जवाब हमारा क्या आएगा, बस ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। देखो आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा, अगर हम ClF3 पॉजिटिव बनाते हैं, तो ClF3 पॉजिटिव तो ऐसे बनेगा, ध्यान दो आप, ClF3 पॉजिटिव आपका ऐसे बनेगा, ClF4 पॉजिटिव आपका ऐसे बनेगा, और इसके ऊपर रहेगा एक लोन पेयर, ऐसे रहेगा, क्योंकि इसके पास जो है, हाँ अब यहां पर हम बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक, भाई एक प्लस लग गया ना, एक प्लस का मतलब ही हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन घट गया क्लोरीन का, तो 1 2 3 4 5 और 6, और एक पॉजिटिव लग गया तो 7 होने चाहिए, तो कहानी खत्म हो गई। अब अगर मान लीजिए स्क्वायर पिरामिडल तो नहीं होगी,
अगर मान लीजिए हम इसको देखें तो शेप आपको सीसो शेप लगेगी, यानी शेप को अगर देखेंगे तो आप तो इसको शेप में सीसो शेप बोली जाती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, ये कंडीशन आप चेक करिए, ठीक। ये सीसो शेप बोली जाती है, इसकी बोली जाती है सी सॉ। देखी और देखा था, मतलब था, सी सॉ, जो झूला होता है ना सी सॉ, इसीलिए नाम रखा गया सी सॉ, सी सॉ। तो यहाँ पर वही कंडीशन आपकी सीसो शेप बन जाती है, लेकिन 100% ये सीसो शेप भी नहीं है, 100% ये सीसो शेप भी नहीं है, ये भी बात है जहन के अंदर उतार दीजिए आप, ठीक है। झूले की 100% शीशो ये होती है, 100% शीशो ये होती है, आप ध्यान दो, जो यहाँ पर ये अगर ये वाली कंडीशन जो होती है वो शीशो बनती है, ठीक। तो ये बात भी नीचे दो। अब अगर मान लो आपको ये कंडीशन शीशो वाला झूला देखा, ऐसे करके ये बनता, ऐसे ये चीज होती ना, ये लोन पेयर, ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, नीचे 2 लाइनें होनी चाहिए ये। तो अब आप देखोगे सर ये कैसे बनेगा, तो कंडीशन क्या जनरेट होगी वो आपको देखनी पड़ेगी ध्यान से। तो मैंने आपको ऐसे बना करके दिखा दिया है। अब आप इसे इस तरीके से देखो कि ये लोन पेयर थोड़ा नीचे झुका दो, ये लोन पेयर थोड़ा नीचे झुका दो ऐसे करके, तो अब आपको शेप दिखने लगेगी। यानी इसको मैं अगर थोड़ा मिटा करके इसी शेप में लाने की कोशिश करूंगा तो कैसे लाऊंगा, मैं ऐसे लाऊंगा, मैं पूरा डिटेल में समझाने, ये एफ एक ऐसे लाऊंगा, एक एफ ऐसे लाऊंगा, ठीक है, समझ रहे, एक एफ ऐसे लूंगा, एक एफ ऐसे लूंगा। तो ये थोड़ी सी तिरछी लोन पेयर की वजह से बनाई, ज्यादा तिरछी हो गई है। आप इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे बनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे बनाइए। तो ये कंडीशन आपकी बन जाती है, झूले पे पकड़ के बैठने वाली कंडीशन आपकी मैच कर रही। तो समझ में आ गया ना। वैसे आप देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आंसर तो आपका यही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जो एग्जाम्पल है, हाँ, इसीलिए मैंने वो इक्वेटोरियल, आप नोट ये बात करिएगा, मैंने इसीलिए वो कंडीशन बनाई थी, एक्सेल पर नहीं है, इक्वेटोरियल पर ही है जी। जी, थोड़ी तिरछी से बनाने का कारण ही वही रहा था। ये वाला एग्जाम्पल है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल हट के दिया आपको। एग्जाम्पल लोग ऐसा 4 खूब पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने एग्जाम्पल को डिफरेंट जो एग्जाम्स थे उनसे उठाया और आपके समक्ष रख दिया। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये नहीं कहेंगे कि अनुसार आपने सही काम किया है, आपने सही काम किया है। चलिए, अगर आपको जरूर हमारे ये मेहनत पसंद आती है तो इस मेहनत की तारीफ मैं आपसे जरूर सुनना चाहूँगा, क्योंकि ये आप दुनिया का नेचर है कि मेहनत पर अगर आप कुछ बोलते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, और हर कोई इंसान अपनी मेहनत पर ये चाहता है कि भाई आप हमसे पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड यूज करें, ठीक है ना। चलिए, द शेप ऑफ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल XeO2F2 इज, जी बताइए हरिओम श्रीवास्तव जी, जरूर बताइए। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल XeO2F2 इज, क्या शेप होती है, बोले। 6 का ए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है। द शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोले आप। ए ही होगा। चलिए, ये तो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से भी मैच करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी माना गया है कि शेप क्या होगी XeO2F2 की। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जवाब आपने बिल्कुल ही 100% क्या दिया है, बोले, सही दिया, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ एक लोगों के मन में ये चलेगा, ए, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने XE ले लिया, ये मैंने, अब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना इसलिए परेशान ना हुई, XE ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने F ले लिया,
यहाँ पर मैंने F ले लिया और यहाँ मैंने O ले लिया, यहाँ O ले लिया और 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर बचा। तो अब बात ये आई कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर शेप में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ मेरा वर्ड सुनिएगा, अगर शेप को पूछा हो, शेप को पूछा हो और वह शेप ना दे रखी हो, समझिएगा वर्ड को अर्चिता सेन, और वह शेप ना दे रखी हो, शेप ना दे रखी हो तो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार ही ज्योमेट्री को ही शेप बोलेंगे, ज्योमेट्री को शेप बोलेंगे। ये बात नोट कर लो, अगर शेप दी ही नहीं है तो इसका मतलब वो पूछना ही वही चाह रहा है, वो यही पूछना चाह रहा है कि इसका आंसर फिर सीमा ये हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? चलिए ठीक। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन और छोटा सा पूछूंगा जो आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है? यहीं पर 2-3 क्वेश्चन और दागूंगा जो बहुत ही मजबूत और टिकाऊ क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल पत्थर होंगे, पत्थर, ठीक है? मतलब आप तोड़ देंगे ये चट्टान, ये मैं जानता हूं। एक क्वेश्चन तो ये है, द स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्वेश्चन अभी जगमोहन जी ने बोला था, द स्ट्रक्चर ऑफ, ये मैं इन्हीं के बेस पर बता रहा हूं, द स्ट्रक्चर ऑफ SF4, द स्ट्रक्चर ऑफ SF4, पहला ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है इसके अंदर, ए ऑप्शन दिया है ऑक्टाहेड्रल, बी ऑप्शन दिया है टेट्राहेड्रल, सी ऑप्शन दिया है ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल और डी ऑप्शन दिया है स्क्वायर प्लेनर। जी बताएं। जगमोहन जी यही तो था आपका प्रश्न, मैंने उसको प्रश्न में कन्वर्ट कर दिया, और दिखाऊं झकास क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा आज यार, 100% आज दिल खुश तो हो ही रहा होगा, आप मानो ना मानो लेकिन दिल में गुदगुदाहट होगी। आप हो सकता है कुछ लोग मेरे बारे में कह रहे हो आज अनुज सर जो हैं अपनी थाली में लंबी हाँक रहे हैं। द बॉन्ड एंगल इन Cl2O इज, पहला ऑप्शन स्मॉलर देन ऑफ F2O, बी ऑप्शन ग्रेटर देन दैट ऑफ H2O, ठीक है? और उसके बाद स्मॉलर देन दैट ऑफ H2O कर लो एक सी ऑप्शन। देखो ये लिखते रहना, मैं बताए दे रहा हूँ, इसकी PDF अवेलेबल नहीं बन पाएगी क्योंकि ये डिस्टर्ब है, पन्ने बहुत यूज होंगे, डाटा बहुत खाती है PDF। स्मॉलर देन दैट ऑफ H2O, इसके बाद डी ऑप्शन होगा सेम एज ऑफ H2O। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, कभी मजा आ जाएगा। चाशनी है, चाशनी चाट लो।
द बॉन्ड एंगल इन Cl2O, Cl2 को O का बॉन्ड एंगल याद है, Cl2O का बॉन्ड एंगल याद है, नहीं याद है ना, चलिए बात करते हैं इसी पर, चर्चाएं होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। देखो Cl2O का स्ट्रक्चर जो बनता है, Cl2 दो है ना, तो एक O यहाँ लगाओ, एक O यहाँ लगाओ, Cl लगा दो। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ये यहाँ पर 1 2, अब 2 लोन पेयर बचे होंगे इसके ऊपर, तो इसका मतलब एंगल लगभग 110 के आसपास आएगा, तो 110 डिग्री के आसपास होगा, चेक एग्जैक्ट नहीं याद है, 110.5 या 9 होगा, 9 मान लो, तो लगभग कुछ किताबें 11 भी बताती होंगी, अगर 9 है तो ठीक है। और वाटर के बीच में एंगल जो होता है, वाटर के बीच में तो पता ही है फिक्स है 104.5 डिग्री, तो इससे ज्यादा ही एंगल है, तो इसका मतलब हुआ आंसर फिर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी, ये वाला आंसर आएगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ H2O है। वाटर का तो फिक्स है, वाटर का तो फिक्स है 104.5 होता है। Cl2O का एंगल, अब इस क्वेश्चन के लिए अगर आप हमसे कहोगे सर इसका जवाब दीजिए, तो भाई साहब यहाँ मैं जवाब आपको यही दे पाऊंगा कि अगर आपने ये चीज देखी, देखो यहाँ आप कहोगे सर आप इसको कैसे पता, मान लो हम नहीं याद कर पा रहे हैं, हमारे पास नहीं दिमाग है, नहीं याद कर पा रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, कोई बात नहीं सर जी, समझ में आना चाहिए, दैट्स ऑल, कोई परेशानी नहीं है, वो टेंशन में लेता ही नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपको समझ में आए, आपका अंदर का दिल कहे कि मेरा क्वेश्चन सही, दैट्स ऑल फाइनल, परेशान आज मस्तिष्क के साथ आप रहिए हमारे साथ। देखो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, एंगल 109.5 डिग्री, लेकिन ये एक्चुअल में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव भी है और बड़े साइज में भी है, तो ये भी रिपेल करेंगे तो थोड़ा सा एंगल बढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 110.5 या 10.9 जो भी आएगा वो एंगल थोड़ा रहता है। अब बताओ कैसा लग रहा है मेरा क्लास, अभी तक आपको लग रहा था, अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे समय दीजिए, क्योंकि भाई देखो बहुत स्पष्ट सी बात है कि आपको पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, और ना मुझे ये बताने में शर्म लग रही है। अगर अ टीचर कैन नॉट टीच अंटिल अनलेस शी और ही टीच हरसेल्फ और हिमसेल्फ, एक टीचर तब तक अच्छा नहीं पढ़ा सकता है जब तक वो खुद न पढ़े, एक दीपक तब तक रोशनी नहीं दे सकता है जब तक वो खुद न जले। तो आप ये मान के चलिएगा कि भाई देखो अगर अच्छे क्वेश्चन, अब मैं ये कहूंगा कि आपके पास सभी वीडियोस हैं, सभी चैप्टर की वीडियोस लगी हुई हैं, ठीक है, सभी चैप्टर की वीडियोस लगी, उनको ध्यान से देखिए और पढ़िए, जो टॉपिक दिक्कत करे मुझे बताइए, मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे समय दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने का, मैं अगर आप मुझे समय देते रहोगे तो मैं फिर आपको बहुत बेहतर क्वेश्चन ला करके देता रहूंगा। बात सिर्फ वही है कि भाई मैं कॉलेज में हूँ, 2 ढाई 3 बजे आ ही पाता हूँ, और जब 3 बजे तक आऊंगा तो फिर क्या तुरंत ही समय नहीं मिल पाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ चैप्टर सब मैंने पढ़ा दिए हैं और आप उन पर समय दीजिए, हमें समय दीजिए थोड़ा सा। द स्ट्रक्चर ऑफ NCH3 का होल थ्राइज एंड NiSiH3 का होल थ्राइज रिस्पेक्टिवली, तो 7th वाले क्वेश्चन का जवाब आप हमें देंगे, बताएं, बताएं स्ट्रक्चर कौन सा है, सब लोगों ने जवाब दिया है, सी का जवाब दिया पिरामिडल एंड बाई पिरामिडल, पिरामिडल एंड बाई पिरामिडल सभी लोगों ने जवाब दिया है, बिल्कुल आपके जवाब का सम्मान किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, आपने सभी ने जवाब दिया है पिरामिडल, और पिरामिडल और पिरामिडल ना, पिरामिडल और ट्राइगोनल पिरामिडल प्लेनर होगा, ये होगा।
ठीक है। तो यशकुल शर्मा जी ये बताइए कि जो मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं क्या ये उसमें मदद नहीं करेंगे यार? 90 में ही प्लस में ही मदद करेंगे, इसीलिए तो मैं समय मांग रहा हूं आपसे। देखिए क्वेश्चन अच्छा मैंने दिया आपको, नहीं दिया? ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रखना, फेफड़ों पे मत रखना, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है जी। तो आंसर होगा, अब बात आती है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। यहाँ एन लगाया मैंने, यहाँ पर मैंने CH3 लगाया, यहाँ पर मैंने CH3 लगाया, यहाँ मैंने CH3 लगाया। ठीक। अब आप कहोगे कि सर ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होगा? बिल्कुल आपकी बात सही है, ट्राइगोनल प्लेनर ही होती है शेप। ट्रायंगुलर प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर एक कई बात होती है। यहाँ पर इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा, ये भी एक बल की ग्रुप है, ये भी एक बल की ग्रुप है। तो यहाँ हमने पिरामिडल बोला, यहाँ मैंने पिरामिडल बोला, तो ये पिरामिड शेप इसके लिए नहीं है। पिरामिड शेप केवल इतनी है, शेप की बात चल रही, यहाँ देखो शेप दे रखी है, स्ट्रक्चर की बात हो रही ना। तो यहाँ पर पिरामिडल की बात चलेगी तो आप एक काम इतना करोगे कि इतना हिस्सा उठा लोगे तो बोले साहब पिरामिडल हो गया, पिरामिडल हो गया। तो अमोनिया को पिरामिडल आपको उठानी पड़ेगी, जबकि स्ट्रक्चर में शेप की बात होती है। अब आप कहेंगे सर ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होगा, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर क्यों होगा ये। चलिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात है और पूछना भी चाहिए, अब आपका अधिकार है पूछना। रुक जाइए, पेन हैंग कर रहा है थोड़ा सा, एक मिनट जी। अब आपका अधिकार है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सिलिकॉन हमेशा डी ऑर्बिटल कंटेन करता है। तो यहाँ लिख देना, सिलिकॉन के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 4 10 12 और 12 और 2 14, यही कन्फ्यूरेशन होगा ना। तो इसका मतलब है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, यानी कि 3d भी होगी, जीरो भले हो। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल जो होती है और इसके कारण इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से नाइट्रोजन ये हो गया, ये SiH3 ये हुआ, फिर SiH3 ये हुआ, फिर SiH3 ये हुआ। क्या CH3 है? नहीं, SiH3 ही है, SiH3 ये हुआ। तो ये बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इसको स्टेबलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड ऐसे करके प्रोवाइड करना, लिगेंड वैसे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो यानी इसकी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, और जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम फिर ऐसे ऐसे करके डिनोट करेंगे, ये ऐसे करके बॉन्डिंग कराएंगे। तो मेन आंसर है कि वैसे तो हमेशा लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन यहाँ कभी कभी सेंट्रल मेटल भी देने लगता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बैक बॉन्डिंग विद नाइट्रोजन चला है, यहाँ बैक बॉन्डिंग विद नाइट्रोजन, समझे जगमोहन जी। तो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसमें? बैक बॉन्डिंग ऑफ सिलिकॉन के, यहाँ सिलिकॉन के, यहाँ सिलिकॉन के। तो ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। तो ये बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन ने जवाब मिला आपको, बेहतरीन जवाब मिला आपको। चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लगातार देखो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतर मजबूत क्वेश्चन। जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर क्वेश्चन, मजा आ जाएगा बिल्कुल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गेट लेवल के भी डाले हैं मैंने, मैं बता दे रहा हूँ। मैं कोई चीज आपसे अलग नहीं रखता हूँ। टीचर का जो कायदे का तरीका है पढ़ाने का वो मैं भी यूज करता हूँ। बताइए, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल दैट अंडरगोज द रैपिड हाइड्रोलिसिस, जो रैपिड हाइड्रोलिसिस करेगा। देखो, यहाँ पर
एस एफ नहीं कर पाएगा तो एस एफ जहां जहां है वो कट कर दो, एस एफ जहां जहां है वहां कट कर दो। तो आंसर हमारा कौन सा बचा? सी बचा, क्योंकि केमिकली इनर्ट माना जाता है और ये रैपिड हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। तो फिर आंसर हम लोगों का ये हो गया ना जगमोहन जी, जगमोहन जी आंसर ये हो गया ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई, द रिएक्शन ऑफ XeF2 एंड ASF5 इन 1:1 रेशियो अफोर्ड क्या प्रोडक्ट बनाएगी? मान लो XeF2 आपने ये लिया और साथ में आपने ASF5 बना दिया, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो XeF रह जाएगा और इस पर एक पॉजिटिव और यहाँ AsF6 नेगेटिव हो जाता है। तो आंसर फिर आप ढूंढ लीजिए कौन सा होगा, बताएं सालू। जी बिल्कुल पूछा जाता था, एक समय था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी उस समय CBSE को ही पढ़ाया करते थे। ये क्वेश्चन देखो यार कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि द लुईस एसिडिटी ऑफ BF3 इज लेस देन BCl3 इवन बोथ फ्लोरीन, इवन थ्रू बोथ नहीं, इवन दाउ फ्लोरीन दाउ, इवन दाउ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। कह रहा है कि BF3 लेस एसिडिक है BCl3 जबकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर ज्यादा रखता है, बताइए क्यों? बिल्कुल सही है, जो स्ट्रॉन्गर 2p बॉन्ड है, बिल्कुल सही जवाब है जयप्रताप, बिल्कुल राइट। स्ट्रॉन्गर 2p बॉन्ड और यहाँ 2pF पाई बॉन्डिंग, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। देखो भैया बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है, बिना मेहनत के तो आजकल शादी भी नहीं होती है, ये भी जान लो। बिना नौकरी के छोकरी न मिलने वाली, इसलिए पढ़ लो थोड़ा सा। स्ट्रॉन्गर 2p बोरॉन का और 2p फ्लोरीन का पाई बॉन्डिंग बना देता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो इसका मतलब है ये 2p ऑर्बिटल जो है, बैकेंट 2p ऑर्बिटल जो बोरॉन की, अगर आप बैकेंट देखोगे तो ये बैकेंट मिलेगी आपको, अगर चेक करके देख लो। यहाँ देखो, यहाँ अगर हम बोरॉन को लिखते हैं तो बोरॉन 1s2 2s2 2p1, तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल मानी जाती है, वैकेंट p ऑर्बिटल। जी अंजलि सिंह, समझ में आया? एक मिनट जरा, हमारा सामने वाला मोबाइल डाउन हो गया है, चार्जिंग पे लगा दूं। मुझे प्यार की तमन्ना। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरोक्सिन, जरा एक मिनट, जरा चार्ज हो जाना। पायरोक्सिन आर क्लास ऑफ सिलिकेट मिनरल्स विच एग्जिबिट अ पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर एज शोन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा। अब ये कह रहा है आगे,
लग रहा है मिसप्रिंट कर गया। क्वेश्चन क्या है देख लें, कहीं मिसप्रिंट कर गया। नहीं, सही है, ठीक है, ठीक। इज द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, किसकी सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ये है, बताएं। बोलिए जल्दी से। ये स्ट्रक्चर है जहां पर ये सिलिकॉन है, इसमें किसकी सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है? बी, सी, सोमित बताइए फटाफट। ए जवाब दे रहे हैं, चलिए। चलिए अब मैं आपको अपना जवाब दे देता हूं कि आखिरकार इसका जवाब क्या होना चाहिए। 1 मिनट का समय दो, मैं केवल अपना सेट कर लूं मोबाइल। चलिए, हाँ अब बताइए। देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कितनी यूनिट रिपीट हो रही है वो मैं अब आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखो ये तो सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया जो मैंने रेड कलर का, ये ब्लू कलर का यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। तो इसका मतलब है कि एक सिलिकॉन है SiO3 की यूनिट बार बार आपसे रिपीट कर रही हैं, तो मोनोमर यही होगा इसका। तो आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर इसका फिर बी आना चाहिए। आंसर इसका बी आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक, बी ही आएगा, बिल्कुल राइट। शालू, समझ में आया प्रीति? The number of framework electron pairs present in the बोरेन cluster, बताइए। The number of framework electron pairs present in the बोरेन cluster. ये तो सिंपल है, यहाँ डी हो जाता है। जो फ्रेमवर्क होता है बोरेन का क्लस्टर में, तो हमेशा हम यहाँ पर जो नंबर होता है B12H22, नोट कर लो अगर यहाँ लिखा ही हुआ है पावर 2, ठीक है। M यहाँ पर जो है अगर देखोगे तो M नंबर ऑफ BH यूनिट होता है और ये 12 होता है। BH यूनिट 12 होती है, फिर भी ऐसे याद कर लो BH की जो यूनिट होती है ये हमेशा 12 होती है। BH इज इक्वल टू 12, तो B भी यहाँ पर 12 होगा और H भी यहाँ पर 12 होगा। तो ये अगर हम लोग बेट्स रूल के अकॉर्डिंग भी देखें, निकाल लेते हैं, बेट्स रूल के अकॉर्डिंग भी देखें क्या कहता है, तो फार्मूला लगा दीजिए बेट्स रूल का। क्या होता है B12H, आपका H हो गया आपका 12 की पावर यहाँ 2 माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 12। जो BH यूनिट कितनी है, BH यूनिट 12 है, तो 12 गुणे आप 2 बार है तो 12 दूनी 24 हो गया। और नेगेटिव चार्ज कितना है 2 है, तो 12 दूनी 24 प्लस 2 26, ये 2 क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और तो 26 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 26 लिख देते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 26/2 बराबर आपके 13 आ जाए। हाँ बेटा पढ़ा रहे हैं, बताओ। हाँ रखी है, नीचे रखी है, बताएंगे। नीचे जाओ, रखी है शीशे वाली। ठीक ठीक।
2 का डी हो गया, सही है, बिल्कुल सही। 5 का डी है, 2 का डी कहाँ, 5 का डी है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 4 रहा होगा और ये 5 होगा। ठीक, 6 बताइए, 6 वाला बताइए जी। व्हाइट फास्फोरस बिलोंग टू निडो सिस्टम को बिलोंग करता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। वेड फार्मूला इसमें अप्लाई करिए, वेड फार्मूला अप्लाई करिए तो इसका मतलब P4 है ना, अगर P4 है तो ये टेट्राहेड्रल है, तो इसका मतलब BH2 का होल 4 अगर हम बोलेंगे तो B4H यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, जो अगर हम चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, B4 हो सकता है और H4 की पावर 4 माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये निडो सिस्टम को बिलोंग करता है, तो ये निडो याद कर लीजिए आप। तो आज हमने आपको जो क्वेश्चंस कराए आपको कैसे लगे ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या मेरी मेहनत आपके सामने रंग लाई नहीं। हम आपको ऐसे ही बेहतर क्वेश्चंस देने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक, और कल भी इससे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के जरूर आएंगे। ठीक, बस आपका कोऑपरेशन प्यार रहना चाहिए। अब आप क्वेश्चंस पर डटिए, अब आप क्वेश्चन पर डटिए, बेभाव होकर डटिए, मेहनत बढ़िया ढंग से करिए। ठीक, हम एक दो टॉपिक आपसे लगातार डिस्कशन करेंगे, उसके लिए आप परेशान नहीं रहिएगा। बोरेन के में जगमोहन जी, ठीक है, जगमोहन जी बोरेन में जाइए तो आर्केनोबोरेन, निडोबोरेन मैंने बताए थे। आर्केनोबोरेन एक जिस जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं, निडोबोरेन एक जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं, क्लोजो सिस्टम एक फार्मूला को फॉलो करते हैं। तो ये मैंने बोरेन वाले में जाकर के देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैसेज करिएगा। बिल्कुल 100% ये गेट के सभी क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन गेट के थे जी। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।